नमस्कार दोस्तों, मैं जिनेंद्र शाह आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ 80 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बना करके सीआर पाटिल के 80 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया था। उस वीडियो में मैंने ये जिक्र किया था कि किस प्रकार से सीआर पाटिल के गुंडों ने मुझे दिन दहाड़े बीच बाजार में आकर के जान से मारने की धमकी दी थी। फिर भी मैं नहीं डरा, मैंने मेरे साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। आज मेरे साथ जो घटना हुई है वो घटना हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्या अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या वो व्यक्ति उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाए? दरअसल बात यह है कि आज दोपहर को तकरीबन 2 बजे मैं अपने कुछ निजी काम से घर से बाहर गया हुआ था। 2:30 बजे के करीब मैं अपने जब घर पे वापस आ रहा था तब मेरे घर से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर एक थोड़ा सा सुनसान इलाका है। वहाँ पर वही लोग जिन्होंने मुझे पिछले कुछ दिनों पहले धमकी दी थी, वही गाड़ी थी जो गाड़ी लेकर के वो लोग धमकी देने आए थे। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार थी, नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी उसमें, लेकिन जो व्यक्ति थे वो वही व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति थे वो, उसमें से एक व्यक्ति जो था वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था, गाड़ी ऑन थी। उसमें से बाकी के जो 2 व्यक्ति थे वो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वो अचानक मेरे सामने आ गए, मेरा रास्ता रोक लिया, मुझे घसीट के गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लग गए, मुझे अगवा करने की कोशिश करने लग गए। मैं अपने बचाव में उन लोगों के साथ हाथापाई करने लगा। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपके सामने आ जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए हम भी पैनिक हो जाते हैं। मैं भी पैनिक हुआ था, लेकिन हाथापाई हुई। हाथापाई में उन्होंने भी मेरे ऊपर हमला किया, मैंने भी अपने बचाव में उनके ऊपर हमला किया, उनके सामने मैंने अपने हाथ पैर चलाए। फाइनली मैं अपना बचाव करने में सक्षम रहा, मैंने अपना बचाव किया। उसमें से जो एक व्यक्ति था उसको जब वो लोग मुझे छोड़ करके भाग रहे थे, वो जब भागने की कोशिश कर रहे थे, 5-7 मिनट तक ये हाथापाई चली। जब उनको लगा कि वो मुझे अगवा नहीं कर पाएंगे तो वो मुझे जब छोड़ के जाने लग गए तो उसमें से एक व्यक्ति को मैंने पीछे से खींचने की जब कोशिश करी तो दूसरे व्यक्ति ने मुझे जोर से धक्का देके जमीन पे पटक दिया और वो लोग ये कहते हुए निकल गए कि आज तू जिंदा बच गया, अगली बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने जैसे ही मुझे धक्का दिया, मैं सीधा अपने हाथ के बल जमीन पे गिर गया। मेरे शरीर का जो पूरा वजन था वो मेरे इसी हाथ पे, एक हाथ पे आ गया। इस हाथ पे मुझे गहरी चोट लगी, काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं वही हालत में वापस घर पे आया। घर पे आकर के मैंने मेरे कुछ 1-2 करीबी दोस्त थे उसको मैंने बताया, मैंने अपने परिवार वालों को बताया और वापस मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया। मैं गया था सिविल हॉस्पिटल में, LG हॉस्पिटल मणिनगर अहमदाबाद, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने जाकर के सीधा केस निकलवाया, इमरजेंसी में चला गया। मैंने अपनी जांच करवाई, एक्सरे वगैरह निकलवाया ये चेक करने के लिए कि कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। लेकिन भगवान का शुक्रिया कि मेरा हाथ में कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह नहीं था, लेकिन पूरा शरीर का जोर इस पे आ गया था तो उस वजह से अंदरूनी भाग पे चोट लगी थी, सूजन वगैरह आ गई थी हाथ पे। मरहम पट्टी करवा ली। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना बनती है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हमला होता है या ऐसी कोई हाथापाई या मारामारी वाली कोई घटना बनती है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस घटना की जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस को दे, इसकी वो रिपोर्ट दर्ज करवाए। उन्होंने वैसा ही कुछ किया। उन्होंने MLC रिपोर्ट बनाया पूरा, जिस प्रकार से मेरे साथ ये बनाव हुआ था मैंने पूरी घटना उनको सुनाई। उन्होंने मुझे वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे उनके पास उन्होंने मुझे भेजा। मैं वहाँ पे गया, उन ऑफिसर्स को भी मैंने पूरी बात बताई कि इस प्रकार से मेरे ऊपर हमला हुआ। उन ऑफिसर्स ने मुझे ये कहते हुए वहाँ से भेजा कि हम आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रहे हैं कि आप अगर इस बात को यहीं पे भूल जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप आपकी जान को और ज़्यादा जोखिम में ना डालिए। अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आप आपके जो लोकल थाना है वहाँ पे आप जाकर के आप रिटर्न में कंप्लेंट दे सकते हैं, हम यहाँ से फ़िलहाल कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं वापस अपने घर आ गया। मेरे अब कुछ सवाल है, जो सवाल मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जो सवाल मैं CR पाटिल से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल मैं अपने देश के मीडिया हाउसेस से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा CR पाटिल से है। 12 तारीख को उन्होंने दिव्य भास्कर के साथ बातचीत करी। उन्होंने दिव्य भास्कर में ये न्यूज़ छपवाई कि मैंने उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं और वो मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मैंने अगर आपके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं तो क्यों आपके लोग मेरे और मेरे परिवार की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? क्यों आपके लोग
मेरे ऊपर 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं? क्यों आपके लोग मेरे घर के ऊपर 24 घंटे नज़र रखे हुए? मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, आपके लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर बेबुनियाद इल्ज़ाम मैंने लगाए हैं तो आपके लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? दूसरा सवाल, जो मेरा दूसरा सवाल है वो इस देश के मीडिया हाउसेस से है। मैं पिछले कई दिनों से, तकरीबन पिछले एक हफ्ते से मैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसके सामने मेरे पास इस घोटाले के पुख्ता सबूत है। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस है जिससे ये तो प्रूव हो सकता है कि हाँ, मैं जो ये बात कर रहा हूं वो कम से कम बेबुनियाद तो नहीं है। मीडिया हाउसेस मेरे ऊपर ये कह के मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, सबूत इकट्ठा करना काम पुलिस का है, प्रशासन का है या मेरा है? किसी व्यक्ति ने अगर कोई घोटाला किया है तो कोई व्यक्ति सबूत छोड़ के तो घोटाला करता नहीं है। सीधी सी बात है ना। अगर कोई चोर चोरी करेगा तो वो थोड़ी ना सबूत छोड़ के चोरी करेगा, उसको भी तो डर है पकड़े जाने का। तो ये तो भाई 107 केस इसके ऊपर दाखिल है, इस व्यक्ति के ऊपर। तो ये ऐसे ही तो सबूत छोड़ के कोई चोरी नहीं करेंगे। जितने सबूत हमारे पास है उस सबूतों को लेकर के हम कम से कम कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी की जांच करे, एक निष्पक्ष कमेटी की रचना करे। वो निष्पक्ष कमेटी इस मामले की जांच करे, वो सबूत इकट्ठा करे इस बात के ऊपर। उसके बाद वो जो कमेटी निर्णय लेगी वो मुझे भी मान्य रहेगा और CR पाटिल को भी मान्य रहना चाहिए। तो मीडिया हाउस इसको चलाने के लिए तैयार नहीं है। आज के दिन में 99% मीडिया हाउसेस बिके हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के हाथों। उनको बीजेपी के अगेंस्ट में कोई न्यूज़ नहीं चलानी, उनको बीजेपी के अगेंस्ट में कोई बात नहीं करनी। अगर बीजेपी वालों ने किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया है, वो व्यक्ति सबूत के साथ मीडिया के पास जाता है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, आप इस बात को पब्लिक के सामने लेके जाइए। फिर भी मीडिया हाउसेस उस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते। तो क्या आज के समय में हमारे देश का मीडिया इतना कमजोर हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से इतने डरते हैं? तीसरा सवाल, CR पाटिल ने 12 तारीख को जो दिव्य भास्कर के साथ बातचीत करी थी, उस बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने मेरे साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो मेरा सवाल CR पाटिल जी से ये है कि अगर आपने मेरे साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आपने ये पिछले 2 सालों में टुकड़ों टुकड़ों में जो मुझे पैसे दिए हैं वो किस बात के लिए पैसे दिए हैं? मैं आपका कोई चाचा मामा मौसी का लड़का तो हूं नहीं कि आप मुझे ऐसे ही दान में बांटते रहेंगे पैसे। सही बात है ना। आपने ये 2 सालों में तकरीबन 17 लाख रुपए जो मुझे दिए हैं वो 17 लाख रुपए के सबूत मेरे पास है। तो आप ये तो मना कर नहीं सकते कि आपने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो ये जो 17 लाख रुपए आपने मुझे दिए हैं वो 17 लाख रुपए आपने किस बात के लिए दिए हैं, इस बात का जवाब आप मीडिया के सामने आकर के दे दीजिए कि आपने इस बात के लिए मुझे 17 लाख रुपए दिए हैं। चौथा सवाल, मैंने जो वीडियो बनाया तब से लेकर के आज तक 2-3 ऐसी न्यूज चैनल्स थी, छोटी छोटी न्यूज चैनल यूट्यूब पे, उन्होंने मेरा वीडियो चलाया। दिव्य भास्कर में CR पाटिल ने जब सामने से दिव्य भास्कर वालों के साथ बातचीत करी तो दिव्य भास्कर वालों ने अधूरी खबर छाप दी। उन्होंने सिर्फ इतना छाप दिया कि जिनेंद्र शाह नाम का कोई व्यक्ति है जो CR पाटिल के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। CR पाटिल का यह कहना है कि ये जो इल्जाम है वो सारे के सारे बेबुनियाद है। और CR पाटिल के जो नजदीकी नेता है उनका यह मानना है कि CR पाटिल के अंदरूनी जो विरोधी है वो उनको फंसाने के लिए ये साजिश कर रहे हैं। लेकिन आज तक इतने दिन हो गए, मैंने एक भी मीडिया चैनल पे, एक भी न्यूज चैनल पे या तो एक भी मीडिया हाउस के तरफ से मैंने ये खबर नहीं पढ़ी कि किसी व्यक्ति ने सही तरीके से पूरे मामले की जांच करते हुए, पूरे मामले की तह तक जाते हुए सही रिपोर्ट दिखाया हो। आज की तारीख में हालात ये हो गए हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो वो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकता। आज मेरे परिवार के ऊपर इतना जोखिम है कि हम अपने घर से बाहर जाने के लिए हमें डर लगता है। हम बगैर कारण हमारे घर से बाहर नहीं जा सकते। इन लोगों की जो तानाशाही है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि मैं जिस घर में किराए पे रहता हूं, CR पाटिल के लोग मेरे मकान मालिक को फोन करके मजबूर कर रहे हैं कि वो मुझे अपने घर से निकलवा दे, वो मेरा जो घर है वो मुझे खाली करवा दे। लेकिन मैं आज आप सबके सामने ये बात बताता हूं कि आपसे जितना हो सके आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए। जिनेंद्र शाह ना कभी अन्याय के सामने झुका है, ना कभी झुकेगा। एक और बात,
पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उस वीडियो पे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि आपने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उस वीडियो में सुनाया उसकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही थी। मैंने भी मुझे भी 2-3 लोगों ने कहा कि वीडियो में जो रिकॉर्डिंग था वो सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था, तो वो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे अभी आपको सुनाने वाला हूँ। एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग आएगी उसमें। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो मेरा और सीआर पाटिल के बीच का है। उसमें आप सुनेंगे कि सीआर पाटिल किस प्रकार पैसों के लिए मुझे डांट रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि भाई तू पैसा दे के क्यों नहीं गया, मैंने तुझे एडवांस में 5 लाख रुपए दे गए, फिर तुझे पैसा दे के जाना चाहिए था, फिर तू पैसा दे के क्यों नहीं गया। वो मुझे एनएक्सी में मिलने बुलाते हैं, इस बात का ये रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग पहले सुनते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार साहब। नमस्कार। બોલો બોલો હવે સાહેબ। આપીને ક્યાં કહી શકે? મારે તમારી સાથે ડાયરેક્ટલી વાત કરવી હતી। એમને મેં પૂછ્યું કે તમારે કઈ વાત થઈ છે સર સાથે, નથી થઈ, તો એમણે મને કીધું કે ના સર સાથે શું વાત કરવાની તમારી સાથે? સર મેં તમને તે દિવસે કીધું હતું તો ખરા કે હું બીજી વાર આવીશ તો લઈને જ આવીશ, ને હું લઈને જ આવ્યો હતો સર। પણ લઈને તો આપી દેવું છે ને, મેં તમને એડવાન્સ 5 આપ્યા। નો ડાઉટ સર। મને કઈ જ નહીં આપ્યું, ખાલી કાગળ પર નામ લખીને આપી જેનો કોઈ ઓળખતું જ નથી ભાજપમાં। ના ના, તો બી મેં તમને 5 એડવાન્સ આપી છે ભાઈ, તમે તો ભરોસો નહીં કરો। 100% તમે તમારું કમિટમેન્ટ નિભાવ્યું, એમાં હું કઈ નથી કહેતો સાહેબ કે તમે તમારું ભાઈ કમિટમેન્ટ। તમારે આપવું જોઈએ ને, મને ખબર પડશે ને કે ભાઈ કામનો છે કે નથી। 100% સાહેબ, મેં તમને તે દિવસે ભરોસો પડે એટલા માટે મેં તમને બતાવી દીધું। ના ના, બિલકુલ બિલકુલ સાહેબ, એમાં હું જરાય ના નથી કહેતો। ભાઈ તમારે કેમ નહીં આપ્યું તમે? મેં કીધું તો ખરા સાહેબ કે એમને મેં જરા બી એમને કન્ટેસ્ટ ખ્યાલ નહોતો, બરાબર, તો મેં કીધું હવે ભાઈ ના જોયો ને એને ખ્યાલ, તો એમને કદાચ આપીને ગયો તો બી એમને જોઈને કઈ આઈડિયા આવે તો જ નહીં ને। એ તો મને આવી જત ને, હું જોતો હતો। તો હવે કયો સાહેબ, હવે શું કરવું છે? તમે ક્યાં છો? મારી પાસે એઝ ઇટ ઇઝ રેડી જ પડ્યું છે। સોરી, અવાજ કપાય છે આપનો સાહેબ। તમે ક્યાં છો? અમદાવાદ છું હું સાહેબ। કેટલો ટાઈમ લાગે તમને? અમદાવાદ હું આજે અને કાલે 2 દિવસ અહીંયા જ છું, પછી શુક્ર શનિ રવિ નથી હું। અને હમણાં આવતા કેટલો ટાઈમ લાગે તમને? ગાંધીનગર? હા, ગાંધીનગર સર અત્યારે તાત્કાલિક પોસિબલ નહીં થાય, સાંજે આંટો મારું કહેતા હોય તો। સાંજે તો હું નથી ભાઈ। સાંજે નથી, આવતીકાલે? એટલે ત્યાં જવાનું છે તો 4 થી 5 ભાઈ, 4 થી 5 એરપોર્ટ પર જવું પડશે ને, થોડા મને એનએક્સી માં મળે સાંજે 5 5:30 સેકન્ડ હાઉસ। इस वीडियो में ये जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी वो कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था कि सीआर पाटिल मुझे ये कह रहे थे कि आप पैसे लेके क्यों नहीं आए, आप कुछ दे के क्यों नहीं गए, जबकि मैंने आपको एडवांस में 5 लाख रुपए दे दिए तो आपको दे के जाना चाहिए था। दरअसल बात ये थी कि सीआर पाटिल ने हमें ये कहा था कि आप जितना भी फंड इकट्ठा करते हो पार्टी के लिए, जितना भी फंड आप जमा करते हो, उस फंड में से आपको कुछ पैसे नहीं लेने हैं। आपको जो कमीशन मिलेगा वो कमीशन आपको इलेक्शन के बाद आपका हिसाब करके पूरा का पूरा चुका दिया जाएगा। आपका कमीशन आपको इलेक्शन के बाद दे दिया जाएगा। आपको उस फंड में से 1 पैसा नहीं लेना है। अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप मेरे से कहिएगा, मैं आपको घर चलाने के लिए आपको जितनी जरूरत है उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। मैंने उस समय सीआर पाटिल से कहा था कि मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे थोड़ा सा पैसा आप दीजिए, या तो कमीशन में दीजिए या तो आप जो भी समझ के उधार दे दीजिए, जो भी तरीके से आप दे सके आप दे दीजिए, अभी मुझे जरूरत है। तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। ये तब की बात है, सितंबर 2022 की। तब उन्होंने मुझे 5 लाख दिए थे। उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद वापस से उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। तब वो मेरे काम से काफ़ी खुश थे। इसके बाद मैं जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ वो रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा है कि उन्होंने मुझे एनएक्सी में मिलने बुलाया था। एनएक्सी माने वीवीआईपी गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के अंदर, जहाँ पे बड़े बड़े नेता जो वगैरह आते हैं वो वहाँ पे ठहरते हैं, उनकी मीटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे होती है। उन्होंने वहाँ पे मुझे मिलने बुलाया था। तो उनके जो सेक्रेटरी है, उनके जो पीए है, पर्सनल असिस्टेंट सुधांशु मेहता, वो एनएक्सी के जो मैनेजर है उसके साथ बातचीत करके उनको ये बताते हैं कि ये जो भाई साहब आए हैं मिलने के लिए, इनको पाटिल साहब ये पाटिल साहब को मिलने के लिए आए हैं, आप इनको बिठाइए, रूम खोल के आप इनको बिठाइए, आराम से चाय पानी पिलाइए, तब तक साहब आ जाएंगे। इस बात का रिकॉर्डिंग है। जो ये सच्चाई सामने लेके आते हैं कि सीआर पाटिल ने जो दिव्य भास्कर के साथ बातचीत करके बताई कि वो मुझे जानते नहीं है, या तो उन्होंने मेरे साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया, या तो ये सारे बेबुनियाद इल्जाम है। उन सभी बातों का यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि सीआर पाटिल ने दिव्य भास्कर के साथ जो बातचीत करके बयान दिया वो झूठा बयान था। सुनते हैं रिकॉर्डिंग, फिर बात करते हैं। हेलो, કશી છે હમણાં?
આ બેસો સુધાંશુ બોલું છું. અચ્છા કઈ જગ્યાએ બેસો? નહીં, એક મિનિટ ચાલુ રાખો. હલો હા દિવાનભાઈ ઓળખ્યો અમે છું. સુધાંશુ બોલું છું. બોલો સાહેબ. સીઆર પાટીલ સાહેબ આવે છે. જી બે જી. નંબર ખોલી આપો ને આ ભાઈને બેસાડીને ચા પીવડાવજો. હાજી હાજી સાહેબ હાજી. આવે છે. હા સાહેબ આવે છે ને તે હું હા, આવે છે. નર્મદામાં બેસાડું. બેસાડો ને ચા પીવડાવો. હા હાજી હાજી. पॉज कर। तो जैसा हमने ये रिकॉर्डिंग में सुना कि सुधांशु मेहता जो कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी है वो एनएक्सी के मैनेजर को बोल रहे हैं कि आप इनको रूम में बिठा करके चाय पानी पिलाइए, सर अभी आ रहे हैं। यहाँ से ये बात साबित हो रही है कि सीआर पाटिल ने झूठा बयान दिया दिव्य भास्कर को, उन्होंने झूठी बात रखी, सच्चाई वो सामने आने देना नहीं चाहते, तभी वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो मुझे अगवा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी मेरे ऊपर ये हमले करवा रहे हैं। दूसरी बात, आज जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैंने एक दो मीडिया हाउसेस को मैंने फ़ोन किया, उनको मैंने बोला कि जैसे मैंने पिछला वीडियो बना के पर्दाफाश किया था तो आज उसी के चलते उन्हीं के लोगों ने आज मेरे ऊपर हमला किया है। तो वो लोगों का जो रिस्पॉन्स था वो कुछ ऐसा था कि सर आपके पास इसका कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, ये मैं उनके वर्ड बता रहा हूँ, उनका ये वर्ड था कि आपके पास इसके कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है तो हम इसको मीडिया में नहीं चला सकते। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति जुर्म करता है उसको कोई सवाल नहीं पूछता, जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है आप उनसे सबूत मांग रहे हैं। कल को अगर दिन दहाड़े बीच बाजार कोई व्यक्ति आकर के मेरी हत्या करके भी चला जाएगा तो भी ये मीडिया वाले और पुलिस वाले मेरे परिवार वालों से सबूत ही मांगेंगे कि जिनेंद्र शाह को किसी ने गोली मार दी, तो आप इस बात का सबूत तो लेके आइए कि जिनेंद्र शाह को किसने गोली मार दी। तो क्या जिनेंद्र शाह का काम है जाकर के सबूत इकट्ठा करना या पुलिस वालों का काम है? किस बात की पगार लेते हो भाई आप? सबूत इकट्ठा करना काम प्रशासन का है, पुलिस का है, तो उनको करने दीजिए। मीडिया वालों से मेरी नम्र विनती है कि आप आपका कर्तव्य मत भूलिए, अन्याय का समर्थन मत करिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले का समर्थन कीजिए, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। आज की ये जनता सब जानती है कि आप किसके हाथों बिके हो और आप किसकी दाल रोटी खा रहे हो। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।